कोई भी चीज़ आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती है जैसा आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका बैरियर। ये देखो, ये इसको क्या कर रहा है, कुछ मैसेज कन्वे कर रहा है, लेकिन बीच में क्या हो गया, बहुत सारी तिकड़मबाजी हो गई है। अब कितने सारे बैरियर यहाँ पर आ गए हैं, कितने सारे अलग अलग टाइप के बैरियर आप पढ़ोगे। तो जब आपकी कम्युनिकेशन 100% है तो यहाँ पर कितनी पहुंचेगी, 80%, 70%। तो वो किसकी वजह से, इसमें बीच में जो डिस्टोर्शन हो गया है, क्वालिटी खराब हो गई है, मैसेज इनकम्प्लीट हो गया है आपका, दैट इज बिकॉज ऑफ बैरियर। चलिए, नॉइज बैरियर एक ही बात है आपकी। होता क्या है ये आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा interruption that can creep at any point of time in the communication process and make it ineffective। जब आपकी कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का इंटरप्शन आ गया जिसने आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनफेक्टिव कर दिया, दैट इज नोन एज योर नॉइज और अ बैरियर। इन्वायरमेंट क्या होता है, इसका बहुत बड़ा मेजर कॉज होता है जो आपके मैसेज में इंटरफेयर करता है, जैसे कि नॉइज फ्रॉम द रोड साइड, कॉन्स्टेंट चैटरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर, फॉल्टी ट्रांसमिशन, किसी भी तरीके, अगर मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, बाहर से कोई मेरी गली के बाहर से कोई बारात चली जाए सपोज, तो क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा शोर आएगा यहाँ पर। या फिर किसी कोई मेरे साइड में बोलकर बातें करने लगा है अगर मेरे घर में, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, किसी कोई लड़ने लगा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसी चीजें जो मेरे मैसेज को ट्रांसफर नहीं होने दे रही हैं सही से, दैट इज नोन एज योर नॉइज। अब ये कैसे भी हो सकता है, अगर मैं आपको कुछ लिख कर दे रही हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बेकार है, मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है, हो सकता है कि मेरी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा धीमी है यहाँ पर, या फिर कम्युनिकेशन मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया, किसी भी तरीके का इशू आपकी कम्युनिकेशन में आएगा जो आपकी कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना देगा, दैट इज नोन एज योर नॉइस। चलिए, ये सिंपली बर्ड चिपरिंग और एक्सटर्नल नॉइज आपकी एक ही बात है। एक्सटर्नल नॉइज यानी कि आपकी कम्युनिकेशन के बाहर से जितनी भी चीजें आ रही हैं और वो आपकी दिक्कत दे रही है, दैट इज योर नॉइज। इसमें तो कुछ खास नहीं है, ये आपकी नॉइज ही है। इसके बारे में बताया हुआ कैसे कैसे क्या होता है, इनको एक बार पढ़ लेना, एग्जाम्पल है यहाँ पर अलग अलग आपके। मेन जो है ये है टाइप ऑफ नॉइज, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक। ये क्वेश्चन बड़ा आता है, सिमेंटिक वाला खासकर ज्यादा अच्छे से आता है। चलिए, फर्स्ट वन है आपका इसके अंदर फिजियोलॉजिकल नॉइज। अब देखो, ये क्या होता है, इट इज अ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हंगर, फटीग, हेडेक, मेडिकेशन। यही एज इट इज क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो आपके कौन सी टाइप की नॉइज के अंदर आएंगे। तो ये फिजियोलॉजी जो रहेंगे आपकी बॉडी के अंदर की चीजें हैं, यहाँ पर जो भी कुछ होगा आपकी बॉडी के अंदर होगा, ये होगा आपका फिजियोलॉजिकल। फिजिकल आपकी ये से मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस इन अवर फिजिकल इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट में फिजिकली आपके आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक के हॉर्न है, लाइटनिंग अच्छी नहीं है, ये आपके फिजिकल। साइकोलॉजिकल रहेगा आपके, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ चीजें रहेंगी जैसे कि it refers to the qualities in us that affect how we communicate and interpret others. For instance, if a manager is preoccupied with a very intense problem, then he and she may be inattentive in meeting. Similarly, prejudice and defensive feelings also interference with the communication. अगर सपोज मैनेजर के साथ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेज क्या रहेगा, सॉरी मीटिंग के अंदर इनअटेंटिव रहेगा या रहेगी। तो ये क्या होगी, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। या फिर जो मैंने आपको बताई थी प्रीजुडिस, मुझे कोई इंसान देखा, मुझे वो इंसान पसंद नहीं आया, तो मैं उस इंसान से क्या करूंगी, ज्यादा बातचीत करूंगी ही नहीं, और मैं उसकी बातचीत में इंटरेस्ट नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेजुडिस क्या होता है, डिसलाइकिंग समवन। तो ये आपके माइंड के साथ ही तो है, आपके माइंड ने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे ये इंसान नहीं पसंद है। तो ये हो गया आपका, ये आपके माइंड के साथ हो गया, ये आपकी बॉडी के साथ हो गया, ये आपके इन्वायरमेंट के साथ हो गया। सिमेंटिक होता है बेसिकली लैंग्वेज के साथ। सपोज इट अकर्स व्हेन वर्ड themselves आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका क्या होता है, एक सिमिलर मतलब होता है। या फिर एक जागन, ये वर्ड आएगा जागन, यानी कि टिपिकल वर्ड आपके, या फिर आप बोल सकते हैं उनको टेक्निकल वर्ड। एक ऐसे वर्ड जिनका मुझे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली जिनका यूज नहीं होता है, और इनका जो मीनिंग होता है, यानी कि अगर सपोज मैं कोई भी ऐसी बात कर दूं, जैसे कि अभी हमें पता है मगअप होता है, अगर सपोज किसी को नहीं पता मगअप का दूसरा मीनिंग क्रैमिंग भी होता है, और मैं क्रैमिंग को वर्ड को यूज कर लूं जिसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, तो वो एक जार्गन वर्ड हो जाएगा, आपका एक टेक्निकल वर्ड हो जाएगा जो हर किसी को नहीं पता है। तो ऐसे वर्ड सॉरी, ऐसे वर्ड का यूज करना जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने में, तो वो होगा आपका सिमेंटिक नॉइज, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर आपका सिमेंटिक बैरियर रहेगा। चलिए, यहाँ पर ये एग्जांपल दिए हुए हैं आपके फिजिकल नॉइज के, लाउड पार्टी, लाउड किड्स आपके, ये एक्सटर्नल रहेंगे आपके फिजिकल।
साइकोलॉजिकल आपके एक तरीके से इंटरनल रहेंगे आपके, आर्टिकुलेशन, मम्बलिंग, टॉकिंग टू फास्ट, टॉकिंग टू स्लो, इस तरीके से। फिजियोलॉजिकल मेंटल इंटरफेरेंस आपके माइंड के साथ है, आपके साइकोलॉजिकल सिमेंटिक आपकी लैंग्वेज के साथ रहेंगे, सिंपल। अब देखो कम्युनिकेशन बैरियर आपको पता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप कम्युनिकेट करने वाले हो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब सर्टेन बैरियर आपके कम्युनिकेशन में आया है जिसने आपकी मैसेज की क्लैरिटी को, एक्यूरेसी को इफेक्ट किया है यहाँ पर, तो वो क्या है, आपका कम्युनिकेशन बैरियर होता है। अब ये आ गए आपके बहुत सारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज हो गया, साइकोलॉजिकल आपके माइंड से रिलेटेड, इमोशनल भी, एक एक करके चलो पढ़ ही लेते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर रहेगा बेसिकली आपका वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि अपोज मेरी क्लास के अंदर एक बच्चा बैठा है तमिलनाडु का, एक बच्चा बैठा है हरियाणा का, इसको हरियाणवी नहीं आती, इसको तमिल नहीं आती, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, अगर मैंने तमिल में पढ़ा है तो वो भी कम्युनिकेशन बैरियर हो गया क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर हो गया। तो इन बैरियर को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, एक ऐसा मीडियम लूंगी जो दोनों को समझ में आए, जैसे कि आपका इंग्लिश। ये तो इसका रिमूवल हो गया कि इस बैरियर से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक बैरियर ही क्या होता है, द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज इट्स ओन लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर एक रीजन की अपनी लैंग्वेज होती है और कई बार दूसरे रीजन की लैंग्वेज हमें नहीं आएगी तो समझ में भी नहीं आएगी, कोई हमसे क्या बोल रहा है तो हमें क्या समझ आने वाला। साइकोलॉजिकल रहेगा आपके इश्यूज दैट मे बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सम पीपल हैव स्टेज फियर, स्पीच डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशंस, इस तरीके के आपके साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड जितनी भी आपके बैरियर्स होंगे जो आपके कम्युनिकेशन आपको नहीं करने देंगे इफेक्टिवली, दैट आर नोन एज योर साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल बैरियर किसी का आईक्यू किसी का डिटरमाइन करता है ईज एंड कंफर्ट विद विच दे कैन कम्युनिकेट। अ पर्सन हु इज इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मैच्योर पर्सन अच्छे से बात करेगा। अगर कोई बंदा हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। जैसे कई बार होता है ना कि अपनी लाइफ का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे देना, जैसा वो सामने वाला बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। हम किसी के आगे इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि सामने वाले को हम डोमिनेटिंग पावर दे देते हैं। यानी कि इसका मतलब लाइफ में भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ का रिमोट कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना। यू शुड हैव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ विद योर ओन, अपने पास रखोगे हर एक चीज का। तो ये था इमोशनल बैरियर। कई बार जो इमोशनल बंदे होते हैं उनको क्या करते हैं, बाहर के लोग उनको उनको उस तरीके का यूज करते हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उनके अंदर, तो ये रहेंगे आपके इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट आएगा फिजिकल बैरियर। आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हो रही हैं, आपका नॉइज, क्लोज डोर, फॉल्टी इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन, क्लोज कैबिन्स, किसी भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आवाज गूंजेगी आपकी, बाहर से कोई भी दिक्कत आ रही है, इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, वो आपका फिजिकल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, यानी कि इसमें क्या रहेगा, अगर मैं बोल दूं एक तरीके का, अगर बिल्कुल ही फॉर्मल है और स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पर, वो भी एक तरीके का बैरियर हो गया, क्योंकि आपकी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वहां पर नहीं होगी। Each of these two methods has its own problems and constraint that may become barrier to effective communication। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, घने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन के। आपने पढ़ लिया अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायडिक, डायनामिक, ये तरीके होते हैं। लेकिन हर किसी का अपना डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर, जो बैरियर हो जाता है। जैसे कि अभी अगर गैंग प्लैंक ना हो तो जो स्केलर चेन थी आपकी, वो भी क्या थी, एक तरीके से एक बैरियर ही तो था, क्योंकि यहाँ पर डिले इन कम्युनिकेशन होगा आपका, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये भी आपका बैरियर हो गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या हो गया, हम्म, अच्छा, एक याद रखना, दो वर्ड होते हैं आपके, एक होगा इंटरपर्सनल, एक होगा इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होगा हमेशा आपका बिटवीन टू, ये होगा आपका विद इन। यानी कि कई बार अगर आप खुद से बातें कर रहे हो, खुद से कुछ चीज सोच रहे हो, खुद मिरर में देखकर बातें कर रहे हो, तो आप खुद से बातें कर रहे हो यहाँ पर, तो ये होगा विद इन, ये इंट्रा में आएगा।
इंटर में आएगा बिटवीन टू। अगर मैं और आप यहाँ पर बातें करें तो वी आर डूइंग द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल बैरियर भी होता है आपका। बैरियर इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स एन एफर्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर पीपल। इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट रिक्वायर एटलीस्ट टू पीपल, एटलीस्ट टू पीपल उसके अंदर होने ही चाहिए। और अगर दो से एक भी बंदा कम हुआ है तो वहां पर इंटरपर्सनल बैरियर जाएगा, क्योंकि अगर एक ही बंदा है आपका बात करने के लिए तो वो इंटरपर्सनल बैरियर है, क्योंकि इंटरपर्सनल के अंदर दो बंदे मिनिमम चाहिए, और अगर एक ही रह गया तो इंटरपर्सनल बैरियर हो गया आपका। पर्सनल इंडिविजुअल बैरियर यहाँ पर क्या हो गया, रिलेट टू द फैक्टर दैट आर पर्सनल टू द सेंडर एंड रिसीवर एंड एक्ट एज अ हिंड्रेंसेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दिस फैक्टर इंक्लूड द लाइफ एक्सपीरियंस, इमोशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर। जो अपने अपने बंदा का पर्सनल कुछ बैरियर्स होते हैं, किसी को उस तरीके के बात करना अगर नहीं पसंद है और सामने वाला उसी एटीट्यूड में बात कर रहा है तो सामने वो बंदा बात ही नहीं करेगा उससे, कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। किसकी वजह से, एटीट्यूड की वजह से, बिहेवियर की वजह से आपका। एक्सपीरियंस कैसे आ जाएंगे, ये जनरेशन गैप भी हो गया आपके तरीके से। अब आपके दादा आपके पापा बोलते हैं हम तो अपने टाइम पर पैदल जाते थे स्कूल्स, ठीक है, हम अपने टाइम पर ये करते थे, तुमसे ये नहीं होता। तो वहां पर क्या करते हो, आप अपनी बोलोगे वहां पर, वो अपनी बताएंगे, हम अपनी बताएंगे। तो एक तरीके का क्या होता है, उस तरीके का एक प्रीजुडिस हो जाएगा एक तरीके से। आप लोग दोनों ही जनरेशन एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी कंपटीशन टाइप का हो जाता है कि वो हमारी तरह एडजस्ट नहीं करना चाहते, हम उनकी साइड में थोड़ा एडजस्ट नहीं करना चाहते। तो ये एक्सपीरियंस के बेस पर भी आपके बैरियर्स आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें बैरियर्स में बताओ भावना, कोई डाउट है? नहीं मैम। सारे सिंपल हैं, हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं सारे ही आपके। यस मैम। चलिए, अब आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर में आपकी दो चीजें आई थी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर। देखो, इंटरपर्सनल में क्या रहेगा आपका, इंडिविजुअल रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज कंटेंट। ये भी क्या रहेगा, रिसेप्शन यानी कि आपका मैसेज जो रिसीव कर रहा है आपका, उस मैसेज को उसने उस तरीके से इंटरप्रेट किया है जिस तरीके से उसने उसको भेजा गया था। तो ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, आपका बैरियर ही होगा कि सामने वाले ने जिस इंटेंशन से भेजा है वो मैसेज आप उस तरीके से उसको कंक्लूड नहीं कर रहे हो या फिर इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो। या फिर इनएक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन, आप वर्ड्स को, गेस्टर्स को दूसरे गलत वे में लेके चले गए या फिर एक्यूरेटली उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, वो भी आपका प्रॉब्लम, आपका क्या है, बैरियर है। प्रॉब्लम्स विद रिसीविंग फीडबैक, फीडबैक रिसीव करने में प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। इनएबिलिटी टू लिसन टू अनदर पर्सन, दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते और आप उस इनएबिलिटी है उसमें सुन नहीं पा रहे हो आप, वो भी आपका बैरियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर में कैसा रहेगा, ओवरलोड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं आपको 2 3 4 घंटे पढ़ाती ही जाऊँ यहाँ पर तो वो भी एक बैरियर हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद जो आप पढ़ोगे और विदाउट गैप पढ़ोगे तो वो शायद वेस्टेज हो रहेगा, वो आपके ऊपर से जा रहा है यहाँ पर। डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज हो गया, यानी कि अगर फिडिलिटी नहीं है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर तो वो भी आपका बैरियर है आपका। इनएफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही उनका अच्छा नहीं है, वो भी आपका बैरियर है। कंपिटेंस एम्प्लॉय आपके अच्छे नहीं है, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय नहीं है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिपेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, आपके तरीके के मतभेद होना चीजों में। जब कुछ लोग आपस में क्या करते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी क्या हो सकता है, कई बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स हो जाते हैं। जैसे कि स्कूल्स में होता है पीआरटी टीचर्स, टीजीटी टीचर्स, तो टीजीटी टीचर्स होते हैं, ये तो प्राइमरी वाले टीचर्स हैं आपके। तो या फिर दो, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक आपका हेड डिपार्टमेंट है। हेड डिपार्टमेंट सोचेगा ये तो हमसे छोटे लेवल पर है आपके। तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप में यहाँ पर होते हैं। सुपीरियर सबॉर्डिनेट में भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट बैरियर जो रहेंगे आपके। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, आपका बैरियर कैसे है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, डिस्टेंस कितना है एम्प्लॉयज के बीच में। जॉब आपकी अगर देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो भी आपका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। जॉब एंड एक्टिविटीज में आपकी मार्केटिंग के लिए बंदे मार्केटिंग में नहीं है और एम्प्लॉय में ज्यादा बंदे, आपने क्या किया, सेल डिपार्टमेंट को उठाकर मार्केटिंग में डाल दिया, वो भी आपका बैरियर है कि भाई सेल डिपार्टमेंट वाले को मार्केटिंग के काम नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है वो आपकी। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा नहीं है, लोग एक दूसरे को टच नहीं करते, फ्रीडम नहीं है किसी भी चीज को करने की, काम करने की, तो वो भी आपका बैरियर रहेगा सिंपली। ये पढ़ लेना, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल्स एंड पॉलिसीज, हायरार्की, पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज्यादा डीप में ले गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को। तो चलिए, फिर है आपका फिजिकल एंड मीडिया बैरियर।
यानी कि अगर जो आपका ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में, कैन बी टेकन एज द मोस्ट पर्टिनेंट एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन। भाई उनके बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका, कम्युनिकेशन आपकी जनरली ईजी हो जाती है अगर आपका डिस्टेंसेस क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मोर कम्युनिकेशन चैनल्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर, और नो टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो द आइडियल कम्युनिकेशन इज फेस टू फेस, बेसिकली आइडियल कम्युनिकेशन जो फेस टू फेस होती है उसी को माना जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अब देखो, वैसे तो आज के टाइम में जो फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी ने उस चीज को भी क्या कर दिया, काफी रिड्यूस कर दिया है। आपके जो फिजिकल बैरियर से जो काफी होता है, अब तो आपके पास वी कॉल है, आपके पास कॉन्फ्रेंसिंग है, कुछ भी कर लो तो वो लगता ही नहीं है ऐसा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें होती हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आपके फेस टू फेस कम्युनिकेशन ईजी हो गई, लेकिन टेक्नोलॉजी में आपकी दिक्कतें भी बहुत आती हैं। अगर सामने वाला उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है या फिर उसके पास वो फैसिलिटीज अवेयर नहीं है, तो वो आपका बैरियर बन जाएगा, यहाँ पर जो बन जाएगा आपका मीडिया बैरियर सिंपली। डिफेक्ट इन मीडिया, डिस्ट्रक्शन इन एनवायरमेंट, डिस्टेंस, इग्नोरेंस ऑफ मीडिया, फिजिकल स्टेबिलिटी, इससे इतना क्वेश्चंस आपके यहाँ से इतना डीप में नहीं जाना इनके। ये सेल्फ एस्टीम नहीं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी एक तरीके का बैरियर है आपका। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड आया है यहाँ पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि हर एक बंदे का एक नजरिया होता है चीजों को देखने का। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेंगे आपके, डिफर इंडिविजुअल, डिफरेंट इंडिविजुअल, हर एक बंदे के लिए वो अलग रहेंगे। तो ये भी आपका एक तरीके से बैरियर होता है कि भाई मैं जिस चीज को जिस हिसाब से देख रही हूँ, अगर सामने वाला उस चीज को उस हिसाब से नहीं देख रहा है, तो वो भी एक बैरियर है आपका। आप इसके अंदर कुछ चीजें करोगे थोड़ी, यहाँ पर जबरदस्ती चीजों करोगे। तो यहाँ पर क्या रहेंगी आपकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आ जाएंगी चीजें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज शेप्ड बाय आवर कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे आपके जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होते हैं, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और आपकी हेरिटेज किस हिसाब से आपको बड़ा किया गया है, उसी हिसाब से आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके क्या होते हैं यहाँ पर बिल्ड होते हैं। तो इनके अंदर चीजों का आप देखोगे, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसकी वजह से होता है, तो आप किस कल्चर में क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, किस कल्चर में आप बड़े हो रहे हो, उसका इफेक्ट पड़ता है आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू पर। यहाँ पर इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप whom we espouse और our own and try to follow in our routine behavior। सिंपली जिस हिसाब से आप बड़े हो रहे हो, जिस हिसाब से आप रूटीन में जो आपका बिहेवियर देख रहे हो, समझ रहे हो, उस हिसाब से आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बिल्डअप होते हैं। यहाँ पर स्टीरियोटाइप आपने सुना होगा। यहाँ पर जब क्या होता है, एक इंडिविजुअल आप किसी चीज को क्या करते हैं, किसी के मन में जो चीज बसी हुई है कि भाई अगर बर्तन धोने का काम है तो वो लड़कों का ही है, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, स्टीरियोटाइप टाइप से बना हुआ है यहाँ पर। स्टीरियोटाइप में क्या होता है, इज अ थॉट दैट समवन हैज अबाउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल दैट मे और मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट रियलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, आपका जो माइंडसेट है वो डिपेंड नहीं करता कि वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ लाइक कैरिकेचर्स विच आर पिक्चर्स दैट एक्सग्रेट सर्टेन फीचर्स व्हाइल ओवर सिंप्लीफाइंग अदर्स एंड एंड अप डिस्टॉर्टिंग द एसेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। सिंपली है कि अगर देखो कोई बंदा कुछ आपके मिथ्स में फॉलो करता है, बिलीव करता है उसके अंदर, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है उसके अंदर, तो भाई हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर वो उसका स्टीरियोटाइप एक ऐसा चीज होती है कि जो हो सकता है ओवर द टाइम वो चेंज भी हो जाए और ना भी हो चीजें, तो ये क्या होता है, एक तरीके की जनरलाइजेशन होती है और जजमेंट होती है अबाउट देम वर्किंग नोइंग देम विदाउट नोइंग देम। सिंपली एक तरीके का किसी का माइंडसेट इसके अंदर आप ले लोगे चीजों के। तो ये भी आपका एक बैरियर होता है यहाँ पर। अगर मैं किसी एक पर्सन के साथ बैठ जाऊं जो पेट्रियार्कल सोसाइटी को फॉलो कर रहा है, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का बैरियर हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद अ काइंड ऑफ पर्सन हैविंग दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी। तो वो एक स्टीरियोटाइप है यहाँ पर, मेरा लगा लो या उसका लगा लो, कुछ भी लगा लो। प्रेजुडिस मैंने आपको बता दिया, जो क्या होता है, एक ओपिनियन होता है यहाँ पर। जैसे कि अगर किसी इंसान को रेसिस्ट में अगर बिलीव है वहां पर, तो वो जो काले लोग होंगे उनसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा यहाँ पर। या फिर जो आपके रिलीजन में भी बिलीव करते हैं वो भी उनसे बात करना पसंद नहीं करेगा कि जो नीचे वाली कास्ट के, हम इनका पानी नहीं पियेंगे। आज भी इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज भी ये सब होता है आपका। तो दिस विल बी गेट इंक्लूडेड इन योर प्रेजुडिसेस। 7:30 लगेगा, अभी 7:30। जाओगी राखी लेने? हाँ चल लूंगी साथ में। कितने बजे? 7:30। 7:30। खाने में
खिचड़ी भिगो दो, खिचड़ी बना देंगे आगे, और क्या बनेगा। पता नहीं, वो तो खिचड़ी खाएगा नहीं क्योंकि कल सुबह दाल चावल बनाई है हमने। तो फिर और तो बन नहीं सकता ना, हम जाएंगे फिर क्या बनेगा, हमारे पास टाइम कहाँ रहेगा बनाने का। तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि क्या बनाना है फिर अब। तो वही बचेगी वो फिर, खाता ही नहीं है खिचड़ी फिर। तो वो मैगी खा लेंगे अपनी। पता नहीं, मैं पूछती हूँ अभी फिर। चलिए, ये वही है आपका स्टीरियोटाइपिंग एंड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस रहेंगे कि दो लोगों का बैकग्राउंड जो रहेगा, अब दो लोग हैं आपके, उनका बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली डिफरेंट रहेगा यहाँ पर। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट कॉमन टू बोथ द सेंडर एंड रिसीवर यहाँ पर। कि अगर कोई सपोज कोई कॉमर्स का है, कोई आपका साइंस का है, अब मैं वहां पर किसी चीज तो कोई कॉमन टॉपिक तो रहेगा नहीं इन दोनों के बीच में, तो अलग अलग टॉपिक रहेंगे, तो इनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अलग है। अब ये दोनों आपस में कितनी ही बातें कर लेंगे यहाँ पर, अगर आप एजुकेशन फील्ड की बातें करोगे तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर बातें। तो ये रहेगा आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, ये आपका इम्पोर्टेंट है, कॉग्निटिव डिसऑनेंस। इसका नाम भी था इसका, कॉग्निटिव डिसऑनेंस के ना फेस्टिंगर नाम है आपका कुछ, एक सेकंड मुझे, लियोन फेस्टिंगर, हाँ लियोन फेस्टिंगर, इसका नाम भी आया हुआ है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली किसने दिया है, ये आप याद रखोगे। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, एक तरीके का डिसोनेंस मतलब होता है जब आपकी राय या फिर आपकी सोच किसी बंदे से नहीं मिलती है, और कॉग्निटिव होता है आपके माइंड से रिलेटेड चीजें आपकी, जो आप थिंकिंग लगा लो यहाँ पर। कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग, डिसोनेंस मीन्स कन्फ्लिक्ट, या फिर क्या हो गया आपकी कन्फ्लिक्ट इन थिंकिंग, आपकी जो सोच है वो दूसरे बंदे की सोच से नहीं मिल रही है, तो वहां पर भी आपका बैरियर अराइज हो जाएगा। डिफेंसिवनेस एंड फियर, जिसके अंदर क्या रहता है, आप कई बार करते हो अपने आइडिया को या फिर अपने चीजों को प्रूव करने के लिए कुछ भी बोलते हो जिसका कोई सर पैर वाली चीजें नहीं होती है यहाँ पर। क्लोजली रिलेटेड टू द डिजायर टू मेंटेन स्टेटस क्यू एंड अ पर्सन ऑलवेज जस्टिफाइज हिज एंड हर व्यू पॉइंट। अपने व्यू पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम जो बातें बोलते हैं बस अपनी ही अपने ऊपर रखनी है हमें बातों में, या फिर किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट के अंदर, वो भी आपका आर्ग्यूमेंट तो मतलब बैरियर ही है। बेसिकली आर्गुमेंट होता ही तब है जब सामने वाली पार्टी या कोई भी दो पार्टी में से एक पार्टी अपनी बात को प्रूव करना चाहती है, तो वहां पर आर्गुमेंट हो जाएगा आपका। और प्रूफ भी बेसिकली वही करता है सबसे ज्यादा जो गलत होता है अपना। जो बंदा सही होगा ना वो ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा कभी भी अपनी बात को प्रूव करने के लिए। दे विल शो द मेच्योरिटी थिंग्स। मैं तो उसी में से हूँ कि भैया अगर तुम बोलोगे ना 2+2 5 होते हैं, यार यू आर राइट, यू आर वेरी वेरी राइट, 2+2 5 ही होते हैं। मैं तो अपनी एक तरीके से निर्माण वाली स्टेज पे आ चुकी हूँ कि आई कांट डू द आर्ग्यूमेंट। चलिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी लास्ट टॉपिक करते हैं आज का ये। According to cognitive dissonance theory, there is a tendency of individuals to seek consistency among their cognition, कि भैया उनकी consistency, अपने belief, अपने opinions पर वो consistent रहेंगे, बने ही रहेंगे उस पर। और जब इसके बीच में क्या आती है, inconsistency आती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, dissonance, मतभेद हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि उसको वो चेंज करना ही नहीं चाहते हैं चीजों के अंदर। तो जब चीजों के आपके एटीट्यूड्स, आपके बिहेवियर के अंदर किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी आएगी, तो वो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पर आपका डिसोनेंस आ जाएगा। ये क्या होते हैं, 3 वेज हैं आपके टू एलिमिनेट डिसोनेंस। रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसोनेंट बिलीफ। भाई आप जिस बिलीफ पर इतना ज्यादा बिलीव करते हो, उसकी जो इतनी इम्पोर्टेंस उसको थोड़ा कम कर दो। बेसिकली क्या फर्क पड़ेगा यार, अगर तुम अभी सुबह बांधोगे राखी या शाम में बांधोगे, अगर इस पे बहसबाजी नहीं हम तो मुहूर्त पे ही बांधेंगे, जैसे कि तुम सारे के सारे काम ही मुहूर्त पे करते हो, तो ये भी क्या है, एक तरीके का डिसोनेंस ही हो रहा होगा। आज भी किसी के भाई बहनों की लड़ाई हो रही होगी कि मैं तो इसी पे बनवाऊंगा, कोई कहेगा मैं तो बनवाऊंगा नहीं, या फिर जो भी चीजें हैं आपकी, यार उसकी इंपॉर्टेंस को इतना क्यों दे रहे हो, उस चीज को कम कर दो यहाँ पर। add more consonant beliefs that outweigh the dissonant belief। आप क्या कर रहे हो उसमें, एक कॉन्सोनेंट बिलीफ का उन चीजों के ऊपर बिलीफ ऐड करो जो वाकई में मिथ नहीं है, आपकी रियल चीजों से वो करती हैं, आपके रिलेट करती हैं, बल्कि उनको जो आपके डिसोनेंट बिलीफ है उनको थोड़ा कम करो और अच्छी चीजों के ऊपर बिलीफ को चेंज करो आप। चेंज द डिसोनेंट बिलीफ सो दैट दे आर नो लॉन्गर इनकंसिस्टेंस। अगर आप इस तरीके के बिलीफ को ही क्या कर दोगे, आप चेंज कर दोगे, तो आपकी इनकंसिस्टेंसी ज्यादा आएगी ही नहीं वहां पर। क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, सिंपल बता रखा है कि डिसोनेंस को कैसे कम किया जा सकता है आपका।